प्रकाश की प्रकृति तथा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। इस चैप्टर का ये आपका फर्स्ट वीडियो होने वाला है और इस चैप्टर से आपका बहुत इम्पोर्टेंट हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है, इसका द्वितीयक तरंग का सिद्धांत, इन चीज़ों को सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो अपना है फर्स्ट वीडियो होने वाला। तो इस लोग सबसे पहले बात करेंगे कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँख को उत्तेजित करता है और हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश में ऊष्मीय प्रभाव भी होता है। जैसे हम कोई धातु को सूर्य की रोशनी में रख दें तो वो क्या करता है, गर्म हो जाता है। इससे पता लगता है कि प्रकाश में ऊष्मीय प्रभाव होता है। वस्तुएं बच्चों कैसे हमें दिखाई देती हैं? जब कोई प्रकाश की किरण है वो किसी वस्तु पे पड़ती है तो उससे क्या होता है, परावर्तित होकर वो हमारी आंख पर आकर पड़ती है और उसकी इमेज रेटिना पर बनती है। इससे हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं ना। तो अब हम बात करते हैं कि प्रकाश के गुण क्या हैं। तो हमारे बच्चों प्रकाश के गुण हमने ये यहाँ पे आपको दिखा दिए हैं। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, निर्वात में भी चल सकता है, परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण और प्रकाश धातु से इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकता है। ये प्रॉपर्टी जो हमारी हैं सारी गुण ये किसके हैं? प्रकाश के हैं, है ना। एक एक चीज़ पे हम लोग चर्चा करते हैं। कह रहा है कि प्रकाश सीधी रेखा में, हाँ बच्चों प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलता है। आप भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जैसे कोई लाइट इधर से जा रही है और लाइट जब जाती है तो उसके रास्ते में अगर हम कोई वस्तु रख दें, तो उसकी क्या है, परछाई बन जाती है। उसकी क्या बन जाती है? परछाई बन जाती है। ऐसा क्यों होता? ऐसा जब ही हो सकता है जब प्रकाश हमारी सीधी रेखा में चलेगा। अगर प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलेगा तो हमारी परछाई नहीं बन सकती। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चला। आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लिया इधर से जो लाइट की किरणें गई हैं प्रकाश की, अब ये क्या है, इस वस्तु ने रोक ली। ये हमारी अपारदर्शी कोई वस्तु रही होगी, उसने रोक ली। इस वजह से उधर नहीं, तो इधर हमारा अंधेरा ही रहा और हमारी इसकी क्या बन गई, परछाई। अगर ये सीधी रेखा में नहीं चलता तो हो सकता था इधर से जाके ये वाला प्रकाश ऊपर से झांक के, बेटा क्या बात है, तो ऐसे झांक के बता देता तो परछाई नहीं बनती, क्योंकि इधर वाला जो लाइट इधर घूम के इसके ऊपर आ जाता है ना। ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि प्रकाश को चलना है तो सीधी रेखा में चलेगा। अगर नहीं जा पा रहा तो वहाँ पे वो रुक जाता है ना। तो यहाँ से इससे हम लोग साबित कर रही है कौन सी हमारी बात, कि परछाई, जो हमारी परछाई बन रही है वो बता रही है कि प्रकाश जो हमारा बच्चों कैसी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में। आई होप आप समझ गए होंगे। अगली बात है कि प्रकाश निर्वात में चलता है। हाँ, प्रकाश का दूसरी प्रॉपर्टी है कि प्रकाश निर्वात में चलता है। हम लोग समझे थोड़ा, देखिए अब हमारी जो सूर्य से रोशनी आ रही है, जो हमारी पृथ्वी पर आ रही है सूर्य से रोशनी, उसमें क्या है, जो रोशनी आएगी तो देखिए उसके वायुमंडल कुछ दूरी तक तो है, ये बात आपको पता होगी कि पृथ्वी है हमारी, उसके कुछ ही आसपास में वातावरण में वायुमंडल है। उसके बाद हमारा क्या आता है, निर्वात आता है, स्पेस, उसमें खाली जगह है। तो अगर निर्वात में नहीं चलता तो वहाँ से हमारी लाइट पृथ्वी पर कैसे आती? अगर पृथ्वी पर लाइट आ रही है तो सीधी सी बात है कि प्रकाश हमारा निर्वात में भी चल सकता है, राइट। अगली बात है प्रकाश में परावर्तन होता है। जानते हैं आप लोग प्रकाश में परावर्तन होता है जब कोई प्रकाश किसी चिकने तल से, जैसे हमारे दर्पण है, दर्पण से टकराने के बाद फिर वो वापस लौटता है ना, ऐसा देखते हैं हम लोग। और तो दर्पणों में प्रकाश का परावर्तन होता है, सीधी सी बात, आप इस चीज़ को भी समझ सकते हैं। अगला अपवर्तन भी होता है। प्रकाश जैसे लेंसों में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा सकता है हमारा, वायु से कांच में, कांच से जल में, इस तरीके से। जब कोई प्रकाश क्या करता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं ना। दूसरी बात है बच्चों, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण की भी घटना होती है। वर्ण विक्षेपण क्या है, इसे समझने की कोशिश करिए। हमने आपको बता चुके हैं इस वर्ण विक्षेपण पे, अपवर्तन, इन पे हमारे वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं आपके पास बच्चों, आप इस पे जाके देख सकते हैं। तो वर्ण विक्षेपण बच्चों क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किसी प्रिज्म पे पड़ता है तो वह अपने अवयवी रंगों में बट जाता है। जैसा कि हमने बताया है कि जो कोई सूर्य का प्रकाश है यानी कि श्वेत प्रकाश है तो वो अपने 7 रंगों में मिलके बना हुआ है विबग्योर से। अब जब ये किसी प्रिज्म में पड़ता है तो वह अपने इन रंगों में बट जाता है, राइट।
तो अब उनके कलरों में विभाजन होने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं ना। जब कोई श्वेत प्रकाश, तो हम कह सकते हैं जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। पूरा फुल डिटेल में वीडियो आपको मिलेगा। अगला है बच्चों हमारा विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, और ये क्या चीज़ें हैं, धातु से इलेक्ट्रॉन भी निकाल देता है। इन चीज़ों पे आपके वीडियो डिटेल में आएंगे क्योंकि इनके सारे अलग अलग चैप्टर हैं पूरे। फिर भी हम आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। विवर्तन क्या होता है, देखिए बच्चों, जब प्रकाश लाइट के मार्ग में कोई सूक्ष्म अवरोध या कोई भी हमारा मतलब छिद्र आ जाए तो प्रकाश उसके किनारों से मुड़ जाता है। सूक्ष्म यानी कोई झिल्ली पतली से हम ले लें, ऐसे समझिए तो वो मुड़ जाता है। ऐसे समझने की कोशिश करिए, उसके मार्ग में कोई छोटा सा कण या कोई पतली बारीक सी मतलब झिल्ली टाइप का हो, इसे सूक्ष्म छिद्र कहें, तो वहाँ से उसके किनारों से मुड़ जाता है। इसे कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। दूसरा होता है प्रकाश का व्यतिकरण। इसमें भी बेटा समझने की कोशिश करिए, ये पूरा चैप्टर, इन पे पूरे चैप्टर हैं इनके। व्यतिकरण में भी होता है जब कोई दो प्रकाश तरंगें चलती हैं बच्चों एक माध्यम में, और ऐसी तरंगें चलें जिनकी आयाम लगभग या समान या समान हो, तब भी जब किसी माध्यम में जाती हैं तो वे क्या होती हैं, आपस में मतलब मिलती हैं। अगर मिले समान कला में मिलती हैं तो वो क्या होती हैं, वहाँ पे तीव्रता अधिक कम हो जाती है, मतलब चमकीलापन वहाँ पे आ जाता है, और कहीं कहीं पॉइंटों पे मतलब अंधेरा हो जाता है। तो ऐसी घटना को हम लोग व्यतिकरण बोलते हैं। ठीक, व्यतिकरण भी दो टाइप के होते हैं, पूरा बात को हम लोग वहाँ पे समझेंगे। संपोषी विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, इसी में हम लोग फ्रिंज चौड़ाई यंग का प्रयोग, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में सीखने वाले। प्रकाश का ध्रुवण भी हम लोग, इसका पूरा चैप्टर हम लोग बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल देता है, और इलेक्ट्रॉन जो निकालता है उसे प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझें। आप इतना अभी यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब आगे की ओर। तो बच्चों इसमें हम लोग बात करेंगे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत की। तो हम लोग पहले थोड़ी सी चर्चा इसमें कर लेते हैं। देखिए हाइगेंस से पहले न्यूटन का ये मानना था, न्यूटन का, और जो न्यूटन की बात मानते थे उनका मानना था कि प्रकाश जो है वो कणिकाओं के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है, कणिकाओं के रूप में। कणिकाएं आप क्या समझते होगे, यानी कि एक तरीके से कण है ना, कण, उसका भी छोटा और हिस्सा, यानी कि इस तरीके से मान के चलिए आप, बहुत छोटा पार्टिकल, एक तरीके से जितना हो सके छोटा पार्टिकल, तो कणिकाएं उन्हें हम लोग कहते हैं। तो उन्होंने बताया जो लाइट है वो हमारी कणिकाओं के रूप में चलती है। तो अच्छा उनकी ठीक है, मान लिए उनसे कहा कि प्रकाश में, अब उनसे लोगों ने कहा कि प्रकाश में भाई जो सीधी रेखा में चलता, तो उन्होंने कहा ऐसी क्या बात, हमारी कणिकाएं भी सीधी रेखा में चल रही हैं। निर्वात में चलता लोगों ने बताया, तो हमारी कणिकाएं भी चल रही। मतलब ये सारे एक तरीके से वो चीज़ों को देते चले गए। बाद में आई बात यानी कि वर्ण विक्षेपण की। तो न्यूटन ने बोला कि हमारे इसमें जो प्रकाश है उसमें जो कणिकाएं हैं, अब मान लिया वर्ण विक्षेपण हो रहा है तो कणिकाएं जो बनी हैं वो अलग अलग तरह से हैं, कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं, अलग अलग रंगों के हिसाब से बटी हुई हैं। राइट, ऐसा इनने बोला। किसने, हमने नहीं बोला, न्यूटन ने बोला। किसने बोला बच्चों, न्यूटन ने। न्यूटन के कणिका सिद्धांत के आधार पे हम लोग बात कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि वर्ण विक्षेपण आप कैसे व्याख्या करेंगे इसकी, तो बताया कि उन्होंने कि हमारी जो कणिकाएं अलग अलग साइज की हैं, अलग अलग रंगों के लिए। अब जब ये किसी प्रिज्म से गुजरती हैं तो वो आपस में छट जाती हैं, बड़ी एक साइड छोटी, उससे मतलब रंगों के हिसाब से बट जाती हैं, ऐसा इनका मानना था न्यूटन। अच्छा जी भाई साहब, वर्ण विक्षेपण से भी निकल गए। इस तरह से चीज़ें चलती रही और लोग उस चीज़ को मानते रहे कि जो प्रकाश है हमारी कणिकाओं के रूप में चलता है। ठीक, उसके बाद आना हुआ हमारा हाइगेंस का। तो हाइगेंस ने कहा नहीं, प्रकाश जो है वो हमारा कणिकाओं के रूप में नहीं चलता है, प्रकाश हमारा तरंगों के रूप में चलता है। अब प्रकाश तरंगों के रूप में चलता, न्यूटन को मानने वाले न्यूटन को स्वीकार करते रहे, हाइगेंस को गलत बताते रहे, हाइगेंस को मानने वाले मतलब जो थे वो न्यूटन को गलत बताते। ऐसी इनकी प्रक्रिया आपस में झगड़ा चलता रहा। इसे झगड़ा कहें या मतभेद कहें, आप जैसा समझे वैसा इनमें चलता रहा। बड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट आके फंसा बच्चों, बात को समझने की कोशिश करिए। कौन सा फंसा आके कि हाइगेंस जो थे वो बता रहे थे कि जो प्रकाश है वो हमारे सघन माध्यम में अगर चलता है तो उसकी चाल कम हो जाती है, और विरल माध्यम में चलता है उसकी चाल अधिक हो जाती है। किसने बोला है, हाइगेंस ने। जबकि
जो न्यूटन है इनका कणिका सिद्धांत बता रहा था कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। अब इनमें मतभेद चलते रहे, वो कह रहे थे हमारा सही है, वो कह रहे हमारा सही, ये प्रक्रिया इनकी चलती रही। और ये बात उस समय की है जिस समय हमारी प्रकाश की जो चाल, लाइट की चाल मापने की कोई भी सुविधा नहीं थी। हाँ, निर्वात और वायु में तो माप ली गई थी चाल, वही 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बाकी अन्य माध्यम में जैसे हम बात करें जल की, ग्लिसरीन या कोई भी हम पदार्थ ले सकते हैं, जैसा भी है, जल है, कांच है, और इस तरह के अन्य माध्यम में हम उसकी प्रकाश की चाल को नहीं माप पा रहे थे क्योंकि उस समय ऐसी कोई सुविधा नहीं हुई थी। तो इनकी आपस में मतभेद हाइगेंस और न्यूटन में चलते रहे। हाइगेंस अपना तरंग सिद्धांत को मान्यता देते रहे और न्यूटन के पक्ष वाले थे वो अपने कणिका सिद्धांत को मान्यता देते रहे। ऐसी इनकी तो जब मान्यता देते रहे तो उनकी चाल भी बताते रहे। न्यूटन वाले कहते रहे कि हमारी जो है सघन माध्यम में चाल कम हो जाती है और हाइगेंस वाले कहते रहे सघन माध्यम में चाल अधिक हो जाती है। ये मतभेद लगातार इस समय चल ही रहा था। ये तो आना हुआ फोको का, और फोको का नाम आपने सुना होगा। फोको नामक एक साइंटिस्ट हुए हैं, इन्होंने भंवर धाराओं की भी खोज की है। फोको ने किसकी? भंवर धाराओं की। तो फोको ने एक अपना प्रयोग किया, उस प्रयोग में इन्होंने किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल मापने की व्यवस्था कर ली। राइट, अब जब इन्होंने व्यवस्था कर ली बच्चों, तो इन्होंने अब इनको दोनों लोगों की बातों को पकड़ा, हाइगेंस और न्यूटन को। इन्होंने सिर्फ व्यवस्था ही नहीं की, इनने निकाले भी, प्रयोग भी करके देखे, अन्य अन्य माध्यमों में प्रकाश की चाल को निकाल के देखा। अब इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने बुलाया हाइगेंस को, तुम इधर आओ, न्यूटन का तुम इधर आओ। न्यूटन हाइगेंस को दोनों को बुलाया, फिर इन्होंने अन्य अन्य माध्यमों में प्रकाश की चाल को निकाला और फाइनली रिजल्ट क्या हुआ? सघन माध्यम में प्रकाश की चाल, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल बेटा कैसी होती है? कम होती है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल हो गई कम और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल हो गई अधिक। तो ये बात थी बच्चों किसके? हाइगेंस के पक्ष में चली गई। ऐसे में न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत था वो मात खा गया और जब धीरे धीरे उसे रिजेक्ट कर दिया गया, अभी रिजेक्ट करते करते बहुत ज़्यादा रिजेक्ट, अभी जो कुछ समय पहले ये न्यूटन का कणिका सिद्धांत आपके सिलेबस में भी था, लेकिन अब वो हटा दिया गया है, लगभग बिल्कुल निरस्त हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बने रहिए हमारे साथ। तो ऐसा हाइगेंस ने कौन सा तरंग का सिद्धांत दिया जिससे न्यूटन का कणिका सिद्धांत धराशायी हो गया? तो हम बात करते हैं हाइगेंस के तरंग का सिद्धांत की। तो बच्चों हाइगेंस ने बताया कि जो प्रकाश है वो तरंगों के रूप में चलता है और तरंगे जो हैं वो प्रकाश के वेग से माध्यम में सभी संभव दिशाओं में आगे बढ़ती हैं। उन्होंने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। ईथर, उन्होंने कहा ईथर, ये बच्चों केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं है, आपको बता दें, ये आप समझो ये लैब वाला ईथर। ये उनका नाम दिया हुआ एक ऐसा माध्यम उन्होंने कल्पना की कि ऐसा एक सर्वव्यापी माध्यम है जो हर जगह विद्यमान है, एक ऐसा माध्यम है जो लगभग भारीहीन है, इसके प्रत्यास्थता गुणांक मतलब प्रत्यास्थता बहुत अधिक है, इसका घनत्व बहुत कम है। ऐसे एक माध्यम की कल्पना की जो हर जगह विद्यमान, पृथ्वी मतलब हर जगह आप समझ सकते हैं, हमारी बॉडी में या किसी ग्रह पे, अन्य ग्रह, पृथ्वी, हर जगह, दो ग्रहों के बीच में कहीं भी आप दीजिए, ऐसे सर्वव्यापी का आप मतलब समझ रहे, हर जगह विद्यमान है। तो ऐसे माध्यम की इन्होंने कल्पना की। इन्होंने बताया कि जब प्रकाश हमारा परावर्तित होकर प्रकाश तरंगें आती हैं और हमारी आंख पर रेटिना पड़ती और हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। राइट, इनके आधार पे बच्चों अलग अलग रंगों की जो तरंगें होती हैं उनकी लंबाइयां इन्होंने अलग अलग बताई प्रकाश किनके? हाइगेंस के तरंग का सिद्धांत के अनुसार। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हमने बच्चों बताया आपको, तो देखो हमने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे दिखा दिया है कि इसमें लिखा है कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ये तरंगें प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी संभव दिशाओं में फैल जाती हैं और प्रकाश के वेग से आगे बढ़ती हैं। उस समय ऐसी मान्यता थी कि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम, हमने बताया आपको, ईथर की कल्पना की जो लगभग भारहीन है
तथा इसकी प्रत्यास्थता अधिक व घनत्व कम होने के कारण इसका वेग इसमें बच्चों अत्यंत होता है। देखिए बच्चों एक फार्मूला होता है b बराबर अंडर रूट प्रत्यास्थता गुणांक प्रत्यास्थता गुणांक बटा होता है घनत्व। क्या होता है? घनत्व। ये सूत्र बेटा होता है, इससे अगर प्रत्यास्थता अधिक तो प्रत्यास्थता गुणांक अधिक हो गया, घनत्व कम है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी कम वैल्यू, तो वेग का मान अधिक निकलेगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे बेटा इस वजह से इसमें तरंग का वेग बताया उन्होंने कि अधिक होता है, और उन्होंने कहा है कि जो अलग अलग कलर की हमारी तरंगें होती हैं उनकी लंबाइयाँ अलग अलग होती हैं। किसके अनुसार? हाइगेंस के तरंग सिद्धांत अनुसार। तो ये चीज़ इसमें प्लस भी आप कर सकते हैं, ये भी प्लस कर सकते हैं कि जब कोई प्रकाश तरंग किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंख पर पड़ती है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो बच्चों चलिए अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।